साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जनसंचार माध्यम और लेखन। आज ये इसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप दोनों वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो जो 5 अंक के प्रश्न आते हैं, चाहे वो कक्षा 11 के लिए हों या कक्षा 12 के लिए, आपसे वो कभी छूटेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। जनसंचार के आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम, जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि डाक तार प्रणाली आधुनिक युग का सबसे पुराना संचार माध्यम है। आप जानते हैं कि जब अभी फ़ोन की सुविधा नहीं थी, मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी, उसके पहले जब हमें किसी आपातकाल स्थिति में संदेश भेजना होता था तो हम 2 या 3 लाइन का तार भेजते थे और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो तार 2 से 3 दिन में मिल जाता था। तो ये सबसे पुरानी प्रणाली है डाक तार प्रणाली, और ये सबसे पुराना संचार माध्यम है आज के युग का। दूसरा, मुद्रण यानी छापाखाना। छापाखाना का आविष्कार 1450 ईस्वी में जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि छापाखाने का आविष्कार, मुद्रण का आविष्कार 1450 ईस्वी में जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में 19वीं सदी के अंत तक यानी 1870 ईस्वी तक भारत में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। अब आते हैं अगले जो संचार का माध्यम है, रेडियो। आप जानते हैं कि रेडियो एक समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है संचार के साधनों में था और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी था, क्योंकि उस दौर में अगर हम बात करें, आज से 10-15 साल पहले की बात करें, तो जो क्रिकेट कमेंट्री वो रेडियो पे सुनने का एक अलग आनंद था। या आप इस तरह से जो गाने पुराने या समाचार जो है, गांव के लोग अभी भी जाएंगे तो जो बहुत पिछड़े गांव हैं वहाँ पे भी अभी आपको रेडियो ही मिलेगा और सब लोग रेडियो का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, रेडियो के आविष्कार का जो श्रेय है वो इटली के जी मार्कोनी को जाता है। अब भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी और 1956 से 36 में स्थापना हुई ऑल इंडिया रेडियो की, और 1956 से भारतीय रेडियो सेवा को आकाशवाणी नाम से जाना जाता है। ये आकाशवाणी है। आप समाचार सुनिए 8:45 वाला यानी 8:45 वाला शाम को, तो बताता है कि 1956 में भारतीय रेडियो सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आकाशवाणी नाम से हुई थी। और वो क्या बोलता है कि ये आकाशवाणी है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में और आकाशवाणी नाम दिया गया 56 में। 1993 में एक क्रांति आई रेडियो में, और वो क्रांति हुई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी FM के नाम से आई। और आप जानते हैं कि उसके आने के बाद इतने सारे गाने के चैनल हो गए या अलग अलग प्रोग्राम के चैनल हो गए कि एक तरह का इंटरटेनमेंट का बाजार बढ़ गया। जिस तरह से टीवी पे पहले केवल दूरदर्शन आता था, उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे जो है प्रोग्राम वाले चैनल आते हैं, इंटरटेनमेंट के चैनल, फिल्मों के चैनल, और एक तरह से बूम आ गया कि आप कुछ भी पूरे दिन देखिए। अब पहले तो केवल इतवार को फिल्म मूवी आती थी, इतवार की सुबह कोई रामायण महाभारत जैसा कार्यक्रम आता था, लोग उसी में का ही इंतजार करते थे, लेकिन आज तो हर दिन आता है। तो इसी तरह से जो रेडियो में बूम आया वो 1993 में आया कि 1993 में FM रेडियो की शुरुआत हुई थी। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकाल करके प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया है। तो आप ये जानते हैं कि अभी जो नियंत्रण है किस पे? दूरदर्शन पे और आकाशवाणी पे, वो प्रसार भारती का। वैसे सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान में हैं वो क्या हैं? सब भारत सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन जो सीधा नियंत्रण होता है, जैसे रेलवे है, रेलवे पे भारत सरकार का भी सीधा नियंत्रण है। लेकिन अगर हम शिक्षा विभाग कहें तो शिक्षा विभाग पे सीधा नियंत्रण नहीं है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। उसी तरह से प्रसार भारती भी जो है स्वायत्त शासी निकाय था, और उसी में आकाशवाणी दूरदर्शन को जो है उसके अंतर्गत कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकाल करके कब? 1997 में।
इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सभी के हितों के लिए सभी के सुखों के लिए काम करना, ये किसका आदर्श वाक्य है, रेडियो का। तो ये आपने समझा रेडियो के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेलीविज़न के। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो जॉन बेयर्ड ने किया था। किसने किया था, जॉन बेयर्ड ने किया था। अब भारत में जो शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 से हुई, 1959 1959 आपको अजीब लग सकता है अगर आप हिंदी के अंक नहीं जानते, इसे बोलते हैं 1959। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, जॉन बेयर्ड ने किया था। कब हुई भारत में शुरुआत, 15 सितंबर 1959 से, और 1976 से इसे दूरदर्शन से जाना जाता है। आप देखते हैं ना कि जो DD1 है, DD2 है, ठीक है, दूरदर्शन ना, ये दूरदर्शन नाम से जाना जाता है। कब से, 1976 से। अगले बढ़ते हैं, संचार के जो साधन है वो सिनेमा का जो आविष्कार किया था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। जहाँ तक भारत के संदर्भ में है तो पहली फिल्म बनी 1913 में राजा हरिश्चंद्र, और इसे बनाया दादा साहब फाल्के ने। और कैसी फिल्म थी, मूक फिल्म थी। कैसी फिल्म थी, मूक फिल्म थी, यानी इसमें आवाज़ नहीं थी, केवल चित्र आते थे चलते थे, आवाज़ नहीं थी ना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एनिमेशन टाइप का जिसमें आवाज़ ना हो ना, सिर्फ पिक्चर चल रहा हो। तो कब बनी, 1913 में बनी। कौन सी फिल्म, राजा हरिश्चंद्र। किसने बनाई, दादा साहब फाल्के ने। अब पहली बोलती फिल्म बनी 1931 में आलम आरा, और जिसके निर्देशक थे आदिशर एम ईरानी। ये पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे। तो ये हो गई सिनेमा की बात। अब बात करते हैं संचार का अगला माध्यम यानी इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तकालय सब कुछ उसी में समाहित है। यानी एक ऐसा विस्तृत रूप जहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया का मतलब क्या है कि जो आप समाचार पत्र देखते हैं, पत्रिकाएं देखते हैं, वो रेडियो, टीवी, सिनेमा, पुस्तकालय सब का सम्मिश्रण है, इंटरनेट। और क्या है, ये अंतःक्रियात्मक माध्यम है, यानी बाकी सब एक रेखी माध्यम है। जैसे रेडियो क्या है, श्रव्य माध्यम है, केवल सुनने, आप सुन सकते हैं, और टेलीविज़न में आप सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, वन वे है। वन वे मतलब एक तरफ से ही चीज़ें आएंगी, दूसरे से प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस नहीं होगा ना। तो यानी ये सब एक रेखी है, जो टेलीविज़न है और रेडियो है। लेकिन इंटरनेट क्या है, अंतःक्रियात्मक है। अंतःक्रियात्मक का मतलब है कि आप भी इंटरनेट का यूज़ आप देख भी रहे हैं, आप उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं, या आप भी उस पर जो है आ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब वो किसी एक सोर्स नहीं है, आप भी उसके सोर्स हो सकते हैं, आप भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं या अपना प्रोग्राम दे सकते हैं। इसलिए बोलता है कि अंतःक्रियात्मक मतलब दोनों तरफ से जिसमें क्रिया की जाए उसे अंतःक्रियात्मक कहते हैं। आगे ये इंटरनेट हो गया। इसके बाद आगे जो मेन चीज़ है वो समाचार क्या है कि महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण ना। हमने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। वैसे आजकल ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई है कि घटनाओं का सही और पक्षपात निर्णय है, क्योंकि एक समय में जब हम छोटे थे तो हम ये मान के चलते थे कि जो टीवी में दिखाया जाता है, जो रेडियो में सुनाया जाता है, वो सब एकदम 101% सही होता है, मतलब उसमें कहीं कुछ गलत नहीं होता। लेकिन ये धारणा केवल इस वजह से बदली कि सही और पक्षपात रहित विवरण अब प्रस्तुत नहीं होता, कोई न कोई साइड लिया रहता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं या बहुत कम चैनल हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि पक्षपात रहित और सही चीज़ दिखाते हैं। बाकी तो सब आपको पता है ना। बाकी क्या है, अच्छा समाचार स्वयं में सरलता, जो अच्छा समाचार होगा क्या होगी, सरलता होगा, यानी आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। कोई आपको बहुत दिमाग नहीं चाहिए, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी भी समझ सकता है और एक किसान जो है मजदूर आदमी भी समझ सकता है। तो सरलता होती, सुस्पष्टता मतलब अच्छी तरह से वो स्पष्ट होता है, जो भी कहना चाहता है वो एकदम क्लियर होता है। क्रमबद्धता, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, एक सीरियल होता है। सत्यता होती ही है। और संक्षिप्तता माने संक्षेप में, बहुत विस्तार में नहीं, संक्षेप में। इनके साथ साथ ये बताता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन इसके लिए
जिम्मेदार है। तो यानी समाचार में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन, इसे ही ककार कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 ककार कहते हैं। ये बहुत पूछा गया एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है कि समाचार में या लेखन में या समाचार में 6 ककार कौन से हैं। तो क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन, ये महत्वपूर्ण 6 ककार हैं। ठीक है, यह लिखा भी है पत्रकारिता की भाषा में 6 ककार किसी भी अच्छे समाचार के लिए आवश्यक है। तो समाचार क्या है? महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण, ये समाचार है। और अच्छे समाचार में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता, संक्षिप्तता के साथ साथ ये जो 6 प्रश्न हैं, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन, ये इन्हें 6 ककार कहते हैं। ये किसी भी समाचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समाचार में अगर इन 6 ककार का उत्तर मिल जाता है तो वो समाचार अपने आप में संपूर्ण है। आगे चलते हैं कि डेडलाइन क्या होती है, पूछा जाता है। तो कोई भी समाचार, जैसे आज अखबार न्यूज़ छपा रात में 12 बजे 1 बजे, उसके बाद अगला जब समाचार छपेगा वो फिर कल 12 बजे या 1 बजे छपेगा। तो इसके बीच में 24 आवर्स होते, 24 घंटे होते हैं। तो यानी अब अगला समाचार 24 घंटे बाद ही छपेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। डेडलाइन पूछा जाता है, यानी कोई भी समाचार जिस अवधि, यानी जितने समय, अवधि माने यहाँ पे क्या? समय, जितने समय के बाद छपता है, जितने समय के बाद छपता है उस अवधि को, उस समय को ही हम क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। यहाँ पे कभी कोई पूछ सकता है कि संपादकीय पृष्ठ क्या होता है। समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ वह पेज होता है जिसमें संपादक उस समय की या उस तात्कालिक जो घटनाएं चल रही होती हैं या उस समय जो स्थिति होती है या आप कह सकते हैं उस समय जो माहौल होता है या उस समय की जो परिस्थितियां होती है उस पर जो अपना विचार रखता है, घटनाओं पे, परिस्थितियों पे। जैसे अभी की परिस्थिति है, कोरोना काल चल रहा है देश में, ठीक है। तो इस समय की जो परिस्थितियां होती हैं, जो संपादक अपना विचार रखता है, उसी को संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। और संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अब समाचार लेखन की 2 पद्धतियाँ होती है, एक उल्टा पिरामिड शैली, एक ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उल्टा पिरामिड शैली बहुत पूछा गया है एग्जाम में कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली में सबसे जो महत्वपूर्ण समाचार होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार। तो उल्टा पिरामिड माने उल्टा, पहले चीज़ें क्या होती, सामान्य तौर पे आदमी साधारण चीज़ें करता है, लास्ट में के लिए वो जो बचा के रखता है जो उसका बेस्ट होता है। लेकिन जो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली ये क्या करता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार होता है वो उसको सबसे पहले कहता है, उसके बाद महत्व के घटते हुए क्रम में चीज़ें करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है। इसमें भी देखिए हमने कहा 6 ककार होते हैं, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, ठीक है। तो अब जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये होने में कौन कौन से तत्व क्या होते? कारक थे। कौन कौन से तत्व? कारक थे। अब देखिए एक ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले कम महत्व का समाचार बताया जाएगा, फिर उससे ज़्यादा महत्व, फिर उससे ज़्यादा महत्व, लास्ट में क्या होता है? सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो कही जाती है। जैसे अब इसे देखें तो ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति में महत्वपूर्ण कारक सबसे पहले, फिर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, महत्वपूर्ण कारक माने घटना के होने में कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, फिर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, लास्ट में क्या हुआ, ठीक है। ये इसका उपयोग इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का, ठीक है। अब उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो पहला भाग होता है इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा भाग क्या होता है? बॉडी, तीसरा क्या होता है? समापन, ठीक है।
पहला भाग क्या होता है, इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी या तीसरा समापन। यानी इसी को हमने 3 पार्ट में, ये जो 6 पार्ट है इसको 3 पार्ट में कर दिया। तो पहले 3 पार्ट में क्या होगा, क्या, कहाँ, कब, ये 3 चीज़ क्या होती है, पहले 3 पार्ट में होती, क्या, कहाँ, कब, यानी इंट्रो में होती है। तो इंट्रो क्या होता है, समाचार का पहला अनुच्छेद होगा, पहला पैराग्राफ होगा, और इसमें ये 3 प्रश्न होते हैं, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है। उसके इसके जो शब्दों की सीमा है वो 30 से 35 शब्द की होनी चाहिए। एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि इंट्रो या मुखड़े की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 से 35 शब्द होनी चाहिए। इंट्रो या मुखड़ा क्या है, समाचार का पहला पैराग्राफ है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, बॉडी। बॉडी में समाचार का विस्तार होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे, क्यों, कौन, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी में आती है, जहाँ पे समाचार विस्तृत रूप से बताया जाता है। लास्ट में समापन। समापन में क्या होता है कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा या इसका क्या प्रभाव होगा, वो समापन। तो कह सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के जो 3 पार्ट होते हैं, एक इंट्रो या मुखड़ा जो पहला अनुच्छेद होता है 30 से 35 शब्दों का होता है, इसमें 3 प्रश्न, क्या, कहाँ और कब, इसका परिचय दिया जाता है। बॉडी में समाचार को विस्तार से बताया जाता है, इसमें जो बाकी 3 कैसे, क्यों, कौन, ये हैं तत्व होते हैं, इनको भी शामिल किया जाता है। लास्ट में समापन होता है, जो निष्कर्ष निकलता है या उसका जो प्रभाव होता है उस पर भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंट्रो में ही 6 चीज़ें बता दी जाती हैं, फिर बाद में बॉडी में उसका विस्तार किया जाता है, ये भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये आपके इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, तो जब भी टीवी पे कोई बड़ी खबर हम कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। होता क्या है कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अचानक वो प्रोग्राम काट के क्या होता है, एक बात एंकर आता है, वो बताता है कि अभी अभी यहाँ पे इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। या कभी कभी क्या होता है, नीचे आप कोई समाचार देख रहे होते हैं, कोई चीज़ देख रहे होते हैं, नीचे क्या होता है, एक हेडलाइन चल जाती है, नीचे एक पट्टी चल जाती है, वो पट्टी पे ब्रेकिंग न्यूज़ करके आता है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि कोई बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में, बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में जो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। टर्म दिमाग में ध्यान में रख लेंगे, आपको जो है ये याद रहेगा। साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स भी बना सकते हैं या उसका रिवीजन कर सकते हैं परीक्षा के समय पे। तो ड्राई एंकर क्या होता है, ड्राई एंकर क्या होता है, खबर को सीधे सीधे बताता है, मतलब कोई पिक्चर नहीं होता है, कोई प्रत्यक्षदर्शी की कोई जो है उसमें भूमिका नहीं होती है, सिर्फ एंकर समाचार पढ़ता है। तो उसे सूखा, ड्राई में सूखा मतलब कोई चित्र नहीं है और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल क्या करता है, एंकर खबर को सीधे सीधे बता रहा है, तो वो क्या हो गया, ड्राई एंकर। अब एंकर बाइट क्या होता है, एंकर बाइट में क्या है कि घटना के बारे में बताएगा, उसका पिक्चर दिखाएगा, जो घटना जब हुई तो उस समय जो लोग उपस्थित होंगे उनकी जो बात होगी उसको भी दिखाएगा, यानी पूरी प्रामाणिकता के साथ जब समाचार प्रस्तुत किया जाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। घटना की सूचना देता है, साथ ही दृश्य भी दिखाता है एवं प्रत्यक्षदर्शियों के कथन के साथ खबर को प्रामाणिकता के साथ दिखाता है। मतलब पिक्चर भी दिखाएगा, कोई चीज़ हुई तो पिक्चर भी दिखाएगा, उसके बारे में भी बताएगा, वहाँ पे जो लोग जो समय थे घटना होते के समय उनकी जो बात थी उसको भी दिखाएगा। तो यानी पूरी प्रामाणिकता के साथ जब चीज़ें प्रस्तुत की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। अब अगला पॉइंट है एंकर विजुअल। घटना क्या कहते हैं, जब दृश्य दिखा करके खबर पढ़ी जाती है तो उसे हम एंकर विजुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंकर विजुअल। ध्यान दीजिएगा, पिक्चर दिखाया जाएगा और खबर पढ़ी जाएगी तो एंकर विजुअल, लेकिन पिक्चर भी दिखाया जाए ना, खबर भी पढ़ी जाए, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बात कराई जाए ना, अब एक दो जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ली जाए, तो कुल मिलाकर के ये क्या हुआ, एंकर बाइट हुआ। आगे फ़ोन इन, आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, बड़े मौके पे भारत विश्व कप जीता तो कपिल देव रास्ते में थे तो भैया उनसे फ़ोन करके भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है, भारत वर्ल्ड कप जीत गया, तो जो प्रतिक्रिया सीधे सीधे वो सुना देते हैं। या कभी कहीं कोई घटना हो रही है, वहाँ पे संवाददाता पहुँचे हैं,
लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता है तो केवल फ़ोन पे बात हो सकती है, तो फ़ोन की बात सीधे जो है वहाँ पे सुनवा देते हैं। तो फ़ोन बना देंगे और बता देंगे संवाददाता की आवाज़ है या इस व्यक्ति की आवाज़ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ़ोन इन। तो एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर सूचना सीधे सीधे दे देता है, तो फ़ोन इन। लाइव क्या होता है भाई, कोई प्रोग्राम कहीं पे हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है या कोई घटना हो रही है, तो वहाँ से उसका सीधा प्रसारण जो है वो लाइव, जैसे आप देखें LIV लिखा होता है, कोई प्रोग्राम सीधे चल रहा होता है, जैसे आप संसद की कार्रवाई देख रहे हैं तो सीधे चल रहा होता है वहाँ से, तो वो लाइव लिख उठा होता है कि मतलब सीधे वहाँ से प्रसारण हो रहा है, कहीं कोई उसमें कट पेस्ट नहीं है, तो ये लाइव हो गया। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं, देखिए पत्रकारों की 3 कैटेगरी होती है, एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, एक अंशकालिक पत्रकार, एक होता है फ्रीलांसर पत्रकार। तो पहले पूर्णकालिक पत्रकार हम समझ लेते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, वह पत्रकार जो किसी न्यूज़ के लिए या पत्र के लिए, पत्रिका के लिए नियमित तौर पे काम करता है, वहाँ से उसका वेतन भोगी होता है, मतलब वहाँ उससे वेतन प्राप्त करता है और नियमित तौर से वो एक स्थायी रूप से उसके साथ जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, पूर्णकालिक पत्रकार होता है। अब अंशकालिक पत्रकार क्या होता है कि वो पत्रकार जो उस चैनल के लिए या उस पत्रिका के लिए थोड़े समय के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसके बाद वो वहाँ से फ्री हो जाएगा, तो वो अंशकालिक पत्रकार होता है। लेकिन पूछा जाता है परीक्षा में क्या, फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है, किसी एक समाचार पत्र या पत्रिका के लिए बंधा नहीं होता है, वो अपनी न्यूज़ या अपने लेख कभी इस समाचार को दे दिया, इस मैगज़ीन को, तो यहाँ से पैसा ले लिया, फिर कभी दूसरे वाले को दे दिया, उसके लिए, मतलब किसी एक के लिए बंध कर नहीं लिखता, एक के लिए बंध कर वो समाचार नहीं देता या लेख नहीं लिखता, वो अपने लेख बेचता है अलग अलग पत्रिकाओं को, अलग अलग समाचार पत्रों को। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं, कि वह पत्रकार किसी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता, बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र को लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। बाकी हम बता चुके हैं पूर्णकालिक पत्रकार क्या, अंशकालिक पत्रकार क्या है। आगे पत्रकारिता की कुछ जो है विधाएं हैं वो देख लेते हैं। खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता आप जानते हैं, नाम से ही खोज परक पत्रकारिता है। तो सूचनाओं को सामने लाने के लिए गहराई से छानबीन की जाती है, कैसे, जिन्हें संबंधित पक्ष द्वारा दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ें दबाने या छुपाने का प्रयास होता है, तो क्या होता है, जो है उसकी खोजबीन की जाती है, उसको लेकर के फिर समाचार जो सही चीज़ होती है वो जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। इसे स्टिंग ऑपरेशन का नाम भी दिया जाता है। कभी पता लगा कि अगला आदमी घूस ले रहा है तो पेन ले गए, पेन में कैमरा छुपा के लेके गए, या बटन में कैमरा है, जो चीज़ें हो रही है वो वहाँ से कैमरे से पूरा कैप्चर हो रहा है, बाद में वो जो है वो सबके सामने पब्लिक कर देते हैं, उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसी जो पत्रकारिता होती है उसे हम खोज परक पत्रकारिता कहते हैं, जिसमें सूचनाओं को लाने के लिए बहुत गहराई से छानबीन की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खोज परक पत्रकारिता। इसका नया रूप क्या है, स्टिंग ऑपरेशन। कभी कभी खोज परक पत्रकारिता नहीं पूछता, स्टिंग ऑपरेशन पूछ लेता है, तो आपको यही चीज़ लिखनी है। अब क्या है, एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता का नाम से वकील शब्द का वो आता है कि किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, मतलब एक विचारधारा, उद्देश्य को, एक माहौल बनाने के लिए जब पत्रकारिता की जाती है, जैसे अभी निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए एक तरह से जनमत तैयार करने के लिए समाज पे एक मुहिम चलाई गई थी। तो ऐसी पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। अब विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है कि क्षेत्र विशेष की गहन जानकारी देना, उसे अब विश्लेषण करना क्या है, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। जैसे चुनाव के दौर में जो पत्रकारिता होती है तो चुनाव के लिए ही हो रही है, या खेल के दौर में जब ओलंपिक हो रहे हैं तो वहाँ के लिए स्पेशल जो है पत्रकारिता होती है, उसका पूरा डिटेल देता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। अब आगे एक है महत्वपूर्ण वाचडाग पत्रकारिता। क्या वाचडाग पत्रकारिता क्या है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य काम है कि सरकार के कामकाज में जो है निगाह रखना, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही तो उसको उजागर करना, या जनता की जो बातचीत है या जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं उसको सरकार तक पहुंचाना, या सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर नज़र रखना। तो ऐसी पत्रकारिता को वाचडाग पत्रकारिता कहते हैं। अब आप कहेंगे जो खोज परक पत्रकारिता, वाचडाग पत्रकारिता में मौलिक अंतर क्या है, तो वाचडाग पत्रकारिता में क्या है कि हम आप पे नज़र रख रहे हैं, आपकी चीज़ें आपके सामने
आपको भी पता है कि भाई हम पे नज़र रखी जा रही है या हमारी चीज़ों को दिखाया सुनाया जा रहा है, तो वो वॉचडॉग पत्रकारिता हुई। और जहाँ छुपे रूप में एकदम क्या कह सकते हैं कि अगले को मालूम ही न चले कि उसके खिलाफ जो है इस तरह की चीज़ हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है, गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना है, इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। अब देखिए पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या है। पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली जो पत्रकारिता होती है उसे पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। इसमें क्या कोई सनसनीखेज खबर होती है, पार्टियों का विवरण होता है, फिल्म के जो हीरो हीरोइन हैं उनके बीच में जो मसाला खबरें होती हैं, जो चटपटेदार खबरें होती हैं, उनको जो है जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर समाचारों के पेज नंबर 3 पे प्रकाशित होती है, इसीलिए पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। आगे देखिए स्तंभ लेखन क्या होता है। स्तंभ लेखन में क्या होता है कि कभी कभी कोई लेखक होंगे तो वो क्या करते हैं कि एक अपनी शैली में किसी एक अपने जिस विषय में उनका इंटरेस्ट होता है वो कॉलम लिखते हैं ना, स्तंभ लिखते हैं, उसी को ही स्तंभ लेखन कहते हैं। इसमें उनके अपने विचार होते हैं। तो लिखा भी कुछ विशिष्ट लेखक अपने मनचाहे विषय को चुनकर अपनी एक विशेष शैली में नियमित स्तंभ लेखन लिखते हैं, इसे स्तंभ लेखन कहा जाता है। इसमें लेखक के अपने विचार होते हैं। अब एक है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है कि जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। जैसे आज आप देखिए कि जो आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं, इसके अलावा भी आप अगर कभी आप यूट्यूब चैनल्स पे चले जाइए तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो समाचार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो टीवी पे नहीं, वो केवल यूट्यूब पे ही समाचार देते हैं। तो क्या है, टीवी वाले समाचार का एक विकल्प दे रहे हैं। तो इस तरह की जब पत्रकारिता हो तो उसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता कहेंगे। मतलब जो स्थापित जो संरचना है उसके अलावा एक वही काम करे इस तरह से, यानी लोगों को विकल्प दे कि उसकी जगह पे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये वैकल्पिक पत्रकारिता हुई। एक और चीज़ होती है बीट। बीट क्या है, संवाददाताओं के बीच उनकी रुचियों के हिसाब से, उनकी ज्ञान के हिसाब से, उनकी जानकारी के हिसाब से जब उनके कामों का बंटवारा कर दिया जाता है कि तो उन्हें बीट कहते हैं। जैसे किसी की खेल के विषय में ज़्यादा जानकारी है तो खेल के का विभाग दे दिया है, किसी को न्यायालय का विभाग दे दिया है, किसी को आर्थिक मामले दे दिए गए। इस तरह से क्या किया जाता है कि जो संवाददाता लोग हैं उनके बीच में उनकी रुचि के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब के, उनके नॉलेज के हिसाब से उनके काम का बंटवारा कर देना क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। तो ये पूरा ये जनसंचार माध्यम और लेखन था। आज का वीडियो और एक दिन पहले यानी कल का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपने देख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें दोस्तों में, और इस तरह से वीडियो आप लगातार अगर देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप हमको। और कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।